वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस सीरीज में हम लोग यूपीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये इस सीरीज का हमारा 8 लेक्चर है। यहाँ पर हम जीएस के चारों पेपर में से 1, 2, 3 और 4 पेपर में से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारणों और परिणामों पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कॉजेज क्या है और उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर इसका कॉन्सिक्वेंस या फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर टोटल फर्टिलिटी रेट जो है, कुल प्रजनन दर होता क्या है। तो ये अगर हम मोटे मोटे तौर पे समझे तो इसका मतलब होता है प्रति महिला कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसको जो है हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो यहाँ पर जो एक वुमेन की रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 साल से लेकर 49 ईयर्स तक की, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई भी महिला 15 साल से लेकर जो 49 ईयर्स तक जो है अगर वो जीवित रहती है, तो उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा जो है कितने जो पैदा होने वाले बच्चों की जो कुल संख्या है उसी को हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कहते हैं। तो अगर हम बात करें जो है कि एक स्टेबल पॉपुलेशन के लिए जो है आइडियल टीएफआर जो है माना गया है कि 2.1 टीएफआर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर जो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 है तो इससे माना जाता है कि जो भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी। और अगर हमें पॉपुलेशन को कम करने की कोशिश करनी है तो फिर इसके लिए हमें टीएफआर रेट को और ज़्यादा घटाने की ज़रूरत है। तो टीएफआर रेट जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पिछले मतलब कई सालों में जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये जो टीएफआर रेट जो था 1950 में ये 5.9 था, जो कि घट कर 2021 में कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो लगातार जो है हमारी टीएफआर जो रेट जो है वो यहाँ पर डिक्लाइन हो रही है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्बन एरियाज़ में जो है ये 1.6 है टीएफआर रेट, रूरल एरियाज़ में 2.1 है, और अगर हम ऑल इंडिया रेट ये टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो वो कितना है, वो 2.0 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो टीएफआर जो है वो लगातार गिर रहा है। तो आखिर ये जो गिरावट आ रही है इसके कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, इसके रीजंस क्या हैं। अगर हम रीज़न की बात करें तो सबसे पहले क्या है, लेट मैरिजेस। विवाह में जो है अब देरी होने लगी है, लोग जो है देर से विवाह करने लगे हैं, जिसके चलते जो महिलाएं जो होती हैं उनकी जो रिप्रोडक्टिव विंडो होती है या फिर जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है वो कहीं ना कहीं घट रहा है, जिसकी वजह से उनके जो फर्टिलिटी रेट है उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। और जिसका कि हम लोग बाद में देखते हैं कि जो रीज़न है वो जो डिक्लाइन हमारा जो टीएफआर हो रहा है उसके लिए है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। लोगों में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैल रही है, जिसके कारण भी जो है टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो तो जो जागरूकता है वो कई माध्यम से है, जैसे कि मीडिया के थ्रू है, या फिर जो अब बहुत ज़्यादा जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सिविक सोसाइटीज़ हैं, एनजीओज़ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इस दिशा में। गवर्नमेंट के कैंपेन के बारे में जो है लोगों को बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। ठीक है, उनको जो है ये मैसेज सरकार द्वारा दिया जाता है कि जो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली का, छोटा परिवार सुखी परिवार का, उस कारण भी जो है लोगों में अवेयरनेस आई है, जिसके कारण की टीएफआर रेट पे जो है गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा जो है, अगर हम शिक्षा को समझें तो ये जो है हम कह सकते हैं कि ये कॉज भी है और कॉन्सिक्वेंस भी है, दोनों ही है टीएफआर डिक्लाइन होने के लिए। अगर हम बात करें कि शिक्षा, ठीक है, जिस तरह से अगर शिक्षा बढ़ती है, महिलाओं अगर ज़्यादा शिक्षित होती हैं तो उनका जो फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होता है। जितनी ज़्यादा जो है शिक्षित महिलाएं होंगी उतनी ज़्यादा वो इंडिपेंडेंट होंगी, उतनी ज़्यादा जो है उनके पास अपनी चॉइसेस को आगे रखने का, सबके सामने रखने का जो है मौका प्रदान होगा। तो यहाँ पर जो है शिक्षा बहुत ही बड़ा हथियार है टीएफआर को कम करने के लिए। अगर हम बात करें एक डेटा के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी महिलाएं जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, ठीक है, जो कि विदाउट एजुकेशन है, जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, तो उनका अगर हम फर्टिलिटी रेट देखें तो वो कितना है, वो 2.8 है। लेकिन वही महिलाएं जो 12 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा अगर उन्होंने
जिन्होंने जो है एजुकेशन प्राप्त की है, उन्होंने पढ़ाई की है, तो उनका जो TFR वो है वो कितना है, वो 1.8 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शिक्षित होने के कारण से जो है हमारा जो महिलाएं जो शिक्षित हो रही हैं उसके कारण से जो है TFR जो है उसमें बहुत ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण भी जो है हमें TFR में डिक्लाइन होने के संकेत मिलते हैं, क्योंकि ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो लोग अभी तक जो रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे अपने जो फार्म में लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उनको लगता था कि जो अगर फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा जो है फार्म्स में उनके जो एग्रीकल्चर वर्क है उसमें ज़्यादा हाथ बटाएंगे। लेकिन क्योंकि अब रूरल पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, अर्बन पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, तो इसके कारण क्या है, जो रूरल एरियाज़ में जो एक्स्ट्रा हैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, जो एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स की नीड जो पड़ती थी, वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है लोगों में जो है और ज़्यादा जो बच्चे पैदा करने की जो ज़रूरत है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिसके कारण जो है TFR रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम अर्बनाइजेशन देखें, ठीक है, शहरीकरण देखें, तो शहर में जो रहने का खर्चा जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, वो बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि लोगों को डिस्करेज करता है कि अगर बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको शिक्षित कैसे करेंगे, उनकी पढ़ाई का खर्चा या फिर उनके जो डेली नीड्स है उनका खर्चा जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली रूप से जो है वहाँ पे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए भी जो है लोगों का TFR रेट जो है वो कम हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक का उपयोग जो है पिछले कुछ सालों में देखा गया कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण भी जो TFR जो है वो उसमें डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो TFR है, जो कॉन्ट्रासेप्शन का जो यूज़ है, ठीक है, ये NFHS में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में जो है ये कितना था, ये उससे जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो है 13% का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा गर्भ निरोधक का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण भी जो TFR जो है उसमें डिक्लाइन होता दिख रहा है। यहाँ पे हम देखें तो जो फीमेल स्टेरिलाइजेशन है, ठीक है, उसके मेथड में जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 2015-16 में फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जितने भी जो मैरिड वुमेन है वो जो अपने आप को स्टेरिलाइज करा लेती हैं, उसका जो परसेंटेज था वो 36% था। लेकिन यही जो है NFHS 5 में 2019 से लेकर 2021 तक का जो आंकड़ा है उसमें ये बढ़ के कितना हो गया है, वो 38% हो गया है। लेकिन अभी भी ये देखने को हमें मिलता है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्शन की जो भी या फिर जो फैमिली को प्लानिंग की, या फिर हम कह सकते हैं जो गर्भ निरोधक के जो साधन है उसको अपनाने की अभी भी जिम्मेदारी किसकी है, वो महिलाओं के ऊपर ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, उनके जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से भी TFR हमें कम होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं पुअर हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, खराब स्वास्थ्य है, खराब जीवन शैली है, जिसके कारण जो है महिलाओं में आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं कि उनके जो रिप्रोडक्टिव उनकी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। इस कारण से भी जो TFR जो है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। डिक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर है उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम पिछले 28 ईयर्स में देखें तो IMR में जो है 56% की जो है गिरावट हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो पिछले कुछ सालों में जो है यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और 76% ऑफ जो इन्फेंट्स हैं उनमें जो उनको जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो जो बच्चों की जो बीमारियों के चलते जो मौत हो रही थी वो नहीं हो रही है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी कम हुआ है, जिसके कारण से जो है TFR में और ज़्यादा कमी हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूशनल बर्थ थे, ठीक है, मतलब कि जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में जाके इंस्टीट्यूशन में जाके जो महिलाओं के महिलाएं जो
तो महिलाओं की जो डिलीवरी रेट है उसमें भी इजाफा देखने को मिला है और ये 79% से बढ़कर जो है 89% हो गया है। तो जिसके कारण जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के कम होने के कारण जो है यहाँ पे TFR में भी गिरावट देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं वन चाइल्ड फैमिलीज, एक बच्चे वाले परिवार की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा जो है लोग अब इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तो यहाँ पर इंडियन फैमिलीज़ में जो वन चाइल्ड वाले परिवार है उनकी संख्या तो बहुत कम है। जैसे कि अगर हम देखें तो इंडियन फैमिलीज़ में केवल 5% ही ऐसे परिवार हैं जिसमें कि केवल जो है एक ही बच्चा है। उसमें से भी जो है 13% जो है वो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। तो यहाँ पर जो है उनकी हायर एजुकेशन, उनकी हायर इनकम वाले जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके जो है वो एक ही बच्चा हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो फैमिली साइज़, ठीक है, फैमिली साइज़ जो है वो कम हो रहा है। लोगों का जो डिज़ायर्ड फैमिली साइज़ है उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते जो TFR रेट जो है वो कम हो रहा है। इंडिया में हम जैसे कि देखते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी को जो है बहुत एक्सटेंसिवली जो है इम्पोज नहीं किया गया है जैसे कि चाइना में किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर कि जो फर्टिलिटी रेट जो है वो जो है वो TFR से जो है वो कम है। वो हम कह सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी है 2.1 उससे कम है। ठीक है, तो 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहाँ पे कि फर्टिलिटी रेट जो है 1.1 से लेके 1.9 के बीच में है। तो इन सभी कारणों से जो है हमें TFR में जो है गिरावट देखने को मिलती है। तो इसके बाद हम देखेंगे आखिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज को देखेंगे और उसमें हम देखते हैं वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन जैसे कि हमने बात की थी ये कॉज भी है और ये कॉन्सिक्वेंस भी है एक लोअर TFR का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें वुमेन एजुकेशन की तो यहाँ पर जो है उनकी जो है लोअर जो फर्टिलिटी रेट जो होता है वो जो है जो वुमेन की एजुकेशन जो है उसको एकदम जो है पॉजिटिवली उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है अगर लोअर फर्टिलिटी रेट होगा महिलाओं का तो वो जो है वो ज़्यादा जो है शिक्षित होंगी, ज़्यादा शिक्षित होंगी तो आगे आने वाली जनरेशन जो है उनके में भी जो TFR जो है वो कम हमें देखने को मिलेगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है हमें जो TFR जो है वो घटता हुआ नजर आएगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाईएस्ट TFR का जो है कहाँ का है, हाईएस्ट TFR जो है वो बिहार का है। बिहार का TFR रेट कितना है वो 3 है और हाईएस्ट इलिटरेट जो स्टेट है वो भी बिहार है जहाँ पर कि 26.8% महिलाएं जो है वो अशिक्षित हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो लोएस्ट TFR कहाँ का है, लोएस्ट TFR जो है वो केरला का है, मतलब वन ऑफ अमंग द लोएस्ट जहाँ पे है। तो वहाँ पे एक उसमें केरला भी एक स्टेट है, सबसे लोएस्ट तो सिक्किम का है 1.1, लेकिन केरला का भी जो है जो TFR रेट जो है वो बहुत कम है और ये जो है एक बहुत ज़्यादा शिक्षित राज्य है जहाँ पर कि महिलाओं के जो शिक्षित दर है वो 99.3% है। तो जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित होंगी वैसे उनका जो है TFR रेट भी कम होगा। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि TFR के कम होने से भी जो है इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो वुमेन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो अगर अगर जब यहाँ पर जो लोग जो हैं जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो अगर जो कम होगी तो यहाँ पर जो है जो जेंडर इक्वालिटी को भी और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि और ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर जो है लेबर फोर्स में जो है और ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगी, उनको और ज़्यादा जो है मीनिंगफुल रोल मिलेगा पूरे जो है इकोनॉमी में, जिसके कारण से जेंडर इक्वालिटी भी हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज प्रेशर और नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगा। जब पॉपुलेशन कम होगी तो लैंड पे, ज़मीन पे, वाटर हैं या फिर जो अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं उनके ऊपर जो है हमारे जो उनका जो बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, वो जो है कुछ हद तक कम होगा, जिससे कि जो हमारे जो एनवायरमेंटल गोल्स जो हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हम उनको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटर इनकम
इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। ठीक है, बेटर इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, सेविंग होगी, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे जो कहीं ना कहीं जो हमारा जो इकोनॉमिक, हमारा जो आर्थिक जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं हमें सुधार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की कि जो लोअर TFR रेट जो होती हैं वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जो है असर डालती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमारा जो TFR रेट जो है वो कम होगा, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो है सरकार के ऊपर जो बहुत सारे जो हम कह सकते हैं सरकार के ऊपर जो बहुत सारे जो खर्चे होते हैं उसमें भी कमी आएगी, कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण से क्या होगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, उनको बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बेटर एजुकेशन दी जाएगी, जिससे कि फर्टिलिटी रेट जो है ड्रॉप होगा और इनकम जो है हमारी राइज होगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, चिल्ड्रन जो है उनकी पॉपुलेशन ऐसे ही कम हो रही है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो इनकम जो है इकोनॉमी में क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, जिससे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, जिससे कि सेविंग ज़्यादा होगा, जिससे कि जो है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ इम्प्लीकेशंस हैं डिक्रीज इन TFR के। इसके बाद हम देखते हैं इसके नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके नकारात्मक परिणाम की बात करें तो लो इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कम आर्थिक विकास भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो एजिंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो जो हमारी वर्कफोर्स पॉपुलेशन है उसमें हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी नकारात्मक असर हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। ठीक है, सरकारी वित्त पर जो है बहुत ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी, डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो लोगों को जो सरकार द्वारा जो एल्डरली पीपल हैं उनको पेंशन दी जाती है, तो उसका प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जिसका असर जो है गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पे पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सरकार के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। यहाँ तक कि जब वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर हमारी कम होगी तो उससे क्या होगा, उससे जो है यहाँ पे जो भी सरकार जो है पेंशन वगैरह दी जाती है तो उसमें जो कंट्रीब्यूट करने वाले जो पीपल होंगे वो भी बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, टैक्सेस जो है वो कम लोग देंगे, तो जिसकी वजह से सरकार पे प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, सरकार पे बर्डन बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद हम देखेंगे डिमिनिश द क्रिएटिव कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। मानव जाति की रचनात्मक क्षमता भी जो है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन होगी तो उनकी क्रिएटिविटी भी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये कुछ इसके नकारात्मक कॉन्सिक्वेंसेस थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि हेल्थ केयर एंड बेटर न्यूट्रिशन हमें देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारे पास वर्कफोर्स है वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, ताकि जो है पार्टिसिपेशन रेट जो है लोगों का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो बेहतर हो सके, जो लेबर की सप्लाई जो है और उनका जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट जो है उसको बेहतर करने के लिए उनकी हेल्थ केयर और बेटर न्यूट्रिशन पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो भी हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो अपना जो है पूरे तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली जो है वो काम कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं हायर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। उच्च महिला श्रम शक्ति की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है यहाँ पे हमें जो है लेबर रिफॉर्म लेकर के आने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिसमें कि जो है यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए महिलाओं के पास, ताकि जो है यहाँ पे जो महिलाएं जो वर्किंग वुमेन हैं उनको इनकरेज किया जा सके कि वो जो है वहाँ पे उनको जो है फर्टिलिटी रेट जो है बढ़ाने के लिए जो है उनको इनकरेज करना चाहिए कि उनके जो है वो खुद से अपने भी जो हैं उनके बच्चे हों, और यहाँ पर तक कि जो नॉन वर्किंग मदर्स हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि वो आगे आके जो है जो लेबर फोर्स में जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं मिशन परिवार विकास। ठीक है, मिशन परिवार विकास जैसे कि जो कुछ राज्य हैं जैसे कि बिहार है, मेघालय है, यूपी है, झारखंड है और मणिपुर है। ठीक है, ये 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि जो कि फर्टिलिटी रेट जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है। तो बिहार है, यूपी है, झारखंड है, इन सब जगह जो है मिशन परिवार विकास को एक्सटेंसिवली तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि जो वुमेन लिटरेसी है
उसको हम लोग बढ़ा सकें और साथ साथ जो है महिलाओं को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकें। जिससे क्या होगा, यहाँ पे जो जितने भी जो इन सब राज्यों में जो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, हम लोग उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि बिहार में सबसे ज़्यादा है 3 है, ठीक है। इसी के बाद अगर मेघालय की बात करें तो 2.9 है, यूपी की जो है वो 2.7 फर्टिलिटी रेट है, झारखंड का 2.4 है। तो इन सभी राज्य में जो है यहाँ पे हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना जो है वो उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो जब फर्टिलिटी रेट जब डिक्रीज़ होता है, ठीक है, फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो अंडर 15 जो बच्चे हैं उनकी भी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। NFHS 1 में इनकी भागीदारी 38% थी, जो कि घट के NFHS 5 में कितनी हो गई है, वो केवल 26.5% हो गई है। जिससे कि जो है हमारी पॉपुलेशन तो जो है वो ग्रो तो करेगी लेकिन डिक्लाइनिंग रेट पे करेगी। तो इससे हमारे जो पूरा सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और एक ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि करेंट रेट से अगर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती भी है, तब भी जो 80 ईयर्स के अब से 80 साल के बाद जो है हमारी जो पॉपुलेशन जो है वो घटकर जो है वो 100 करोड़ हो जाएगी। एक्सक्यूज़ मी। तो ज़रूरी है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे कदम उठाएं कि TFR को तो हम कम कर ही सकें, लेकिन इसने हमें कम तो करने की ज़रूरत है, लेकिन जो राज्य बहुत ज़्यादा जहाँ पर फर्टिलिटी रेट है उसको भी हमें कम करने की ज़रूरत है। फर्टिलिटी रेट जो है वो घट तो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है सारे राज्य जो हैं वहाँ पर जो है हमें घटाने की ज़रूरत है, उसको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 2 से, और क्वेश्चन है डिस्कस द ऑब्स्टेकल्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ, एनालाइज द रोल ऑफ इंडिया एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ के विकास में आने वाली बाधाओं पर चर्चा करें, वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की भूमिका का विश्लेषण करें, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि ग्लोबल साउथ की जो है वो है क्या। तो ग्लोबल साउथ कुछ ऐसे हम कह सकते हैं विकासशील, कम विकसित या फिर अविकसित देश हैं जो कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। तो यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें कि इनकी विशेषताएं या फिर इनके फीचर्स क्या हैं, तो ग्लोबल नॉर्थ, जिसको कि हम लोग जो है यहाँ पे नॉर्थ के जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जैसे कि USA हो गया, रशिया है, कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, उनके कंपैरिजन में जो भी ग्लोबल साउथ है उन वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप जो है वो कम है, इसीलिए उनको लेस डेवलप्ड या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा गया है। और यहाँ पर जो है इनमें इनमें यहाँ पे गरीबी जो है वो बहुत ज़्यादा है, आय असमानता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो भी अच्छी नहीं है, जैसे कि हम लोग USA, UK में पाई जाती हैं। उनसे जो है यहाँ पे जो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं इनके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो ग्लोबल साउथ है उनके विकास में, ठीक है, उनके डेवलपमेंट में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता बहुत ही ज़्यादा देखी गई जाती है ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ में, ठीक है। जिससे कि वहाँ पर जो है अगर कहीं पे भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर राजनीतिक अस्थिरता होगी तो लोगों का उस वहाँ पे विश्वास नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण से वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई भी जो बाहरी कंट्री है, जो फॉरेन कंट्रीज़ है, वो वहाँ पर जो है इन्वेस्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण से जो है उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो देश इतने विकसित नहीं है, उनके पास इतने जो है साधन नहीं है, इतनी इकोनॉमिकली हम कह सकते हैं कि वेल ऑफ नहीं है, वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो जिसके कारण उन्हें जो है फॉरेन एड की ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि जो है कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स भी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर बार बार जो है सरकार चेंज होती है तो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्लान्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट के जो है अपने प्रायोरिटीज़, अपने जो है उनका विजन जो है वो अलग होता है, जिससे कि वहाँ के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं बुनियादी ढांचे की बहुत ज़्यादा समस्या है, ठीक है। जो
जो भी यहाँ पे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स होती हैं वो भी यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स जैसे कि रोड्स नहीं है, ठीक है, रोड्स नहीं है, एजुकेशन के लिए जो है यहाँ पर स्कूल्स नहीं है, हेल्थ केयर के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, पावर फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पोर्ट्स नहीं है, पोर्ट्स जो है अगर है भी तो डेवलप्ड नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है यहाँ पे जितनी भी ये जो कंट्रीज़ हैं ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करने में जो है वो नासफल रहती हैं, फेल हो जाती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर लो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंट चैलेंजेस, ठीक है, इन्वायरमेंट चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, पर्यावरणीय समस्या बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज के बाद से तो जो है पर्यावरणीय समस्या जो है और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हुई है, वो नकारात्मक रूप से इफेक्ट हुई है। तो यहाँ पे फ्लड है, कभी ड्रॉट्स हैं, ऐसी समस्याएं देखी जाती हैं, जिसके कारण इन कंट्रीज़ में जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है गरीबी है, बहुत ही ज़्यादा जो है मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे जो है फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखी गई है, जिससे कि फर्दर जो है वहाँ की पॉवर्टी जो है, इनइक्वालिटी जो है वहाँ पर उभर के आई है। तो ये जो है अपने आप में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है एक बहुत बड़ी जो है बाधा बनी हुई है। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक असमानता, ठीक है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कि पॉवर्टी, गरीबी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है जो सरकार जो होती है वो क्या करती है कि वो जो यहाँ की जो पीपल की जो बेसिक नीड्स हैं उन्हीं को पूरा करने में लग जाती है। तो यहाँ पर जो है विकास हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लोगों की बेसिक नीड्स जैसे कि लोगों को खाना देना, ठीक है, लोगों की जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, तो इस कारण से जो है वहाँ पे और जो बेहतर, जहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वहाँ तक जो सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इन्वेस्ट करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर जो है असफल रही है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद हम देखते हैं चीन का जो है कर्ज जाल कूटनीति है। चाइना की डेप्ट ट्रैप्ड ऑफ डिप्लोमेसी जो है, चाइना ने बहुत सारे जो है यहाँ पे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ है, जहाँ पर कि लोगों को जहाँ पर कि कंट्रीज़ को जो है डेप्ट दिया था, लेकिन वो डेप्ट इतना ज़्यादा है कि ये जो गरीब कंट्रीज़ हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ या फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं, ये चाइना का डेप्ट चुका पाने में जो है असफल रही हैं। तो जिसके कारण जो है वो चाइना उन पे जो है बहुत ही ज़्यादा जो है हार्श पॉलिसीज़ अपने जो है वो थोपता रहता है, जिसके कारण जो है वहाँ पे आर्थिक विकास उन कंट्रीज़ का नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अमेरिका का जो है प्रभुत्व है, हस्तक्षेप होता है बहुत ही ज़्यादा जो है फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन इंटरनेशनल अफेयर्स में, जिसके कारण जो है यहाँ पर जो ग्लोबल साउथ है उसका विकास नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कुशल मजदूरों की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पे एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। एजुकेशन जो है भी तो वो लोगों को जो है स्किल्ड लेबर बनाने में असफल रही है। तो यहाँ पर जो है एकेडमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग जो है बहुत ही ज़्यादा जो है स्किल्ड नहीं है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे की जो उनकी एफिशिएंसी है, काम करने की क्षमता जो है उस पर असर पड़ता है, और यहाँ जिसके कारण जो है वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ पर नकारात्मक असर हमें देखने को मिलता है। संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यहाँ तक कि क्लीन वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है। अगर क्लीन वाटर सैनिटेशन की प्रॉब्लम होगी तो उनको क्या होगी, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा होंगी, ठीक है। एजुकेशन नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, जिसके कारण से जो है यहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा थम सी गई है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है यहाँ पर इंडिया किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे जो है जो वैश्विक दक्षिण है या फिर ग्लोबल साउथ जो है उसकी आवाज़ के रूप में उभर रहा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो जो है वैश्विक मुद्दों को संबोधित कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया की प्रेसिडेंसी जो G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया कर रहा है इस साल। तो जो ग्लोबल इश्यूज़ है जैसे कि टेररिज्म हो गए, फेक करेंसीज, काउंटरफिट करेंसीज, फूड है, फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है। तो फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसकी हालत और ख़राब हुई है रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बाद से, ठीक है। रशिया
यूक्रेन वॉर के बाद से जो है यहाँ पे फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी और जो है ख़राब हुई है। तो यहाँ पर इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो G20 मेंबर्स या फिर G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के सामने जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उनकी समस्याओं को रख सकता है, उनकी एक वॉइस बन करके उभर सकता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल इश्यूज़ को जो है एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो है यहाँ पर रख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डिजिटल विभाजन को बांटने की कोशिश कर सकता है इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरी जो कंट्री है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको जो है ट्रांसफ़र कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया की जो यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो है इसको सराहना मिली है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इंडिया जो है अपनी यूपीआई टेक्नोलॉजी को जो है वो और ज़्यादा दूसरों कंट्रीज़ तक जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकती है, जिससे कि वहाँ पर जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है, ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसको और ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल गैप जो है उसको कम कर सकता है इंडिया। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी जो है इंडिया बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया जो है G20 के सामने जो है यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस की जो है समस्याओं को रख सकता है और उनके लिए जो है वहाँ पर फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है, जैसे कि पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, इनकम इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, यहाँ तक कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया बहुत सारा जो है एक प्लेटफॉर्म है G20 जिसका यूज़ इंडिया करके वहाँ पर जो है डेवलपिंग नेशन की जो है आवाज़ बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैश्विक शांति दूत के रूप में भी जो है इंडिया जो है उभर के आ सकता है, क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी जो है इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो जो है एक ग्लोबल पीस मेकर के रूप में जो है उभर सकता है। जैसे कि अगर वो जो है या रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, उसको जो है वहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर जो है चल रहा है उसको भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे पीस के लिए उनको आगे जो है इनकरेज कर सकता है। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस के लिए जो है यहाँ पे इनकरेज कर सकता है। भारत की जो पड़ोस प्रथम नीति जो है, नेबरहुड जो फर्स्ट पॉलिसी है, वो भी इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इंडिया को एक जो है इंडिया जो यहाँ के डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको उनकी आवाज़ देता है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया को अक्सर देखा गया है कि जितने भी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे एक जो वो अपनी जो है मदद या फिर सहायता जो है अपनी देता रहता है जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बांग्लादेश है, नेपाल है, तो इंडिया उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करती है। इसके बाद हम देखते हैं बहुपक्षीय मल्टीलिटरलिज्म है। इंडिया जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का जो है हिस्सा है, जैसे कि UN हो गया, G20 हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया, इप्सा हो गया। तो इन सभी का जो है इंडिया जो है हिस्सा है, जो कि जहाँ पर कि वो ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम्स को, कंसर्न्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रख सकता है और जो है ग्लोबली जो है यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ जो हैं मिलकर ग्लोबल साउथ की जो है मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि जितने भी जो कंट्रीज़ जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, जो उनके बीच में जो है वो डायलॉग के लिए, ठीक है, कि उन लोग के आपस में बातचीत हो, उन लोग के आपस में जो है वो कोऑपरेट करें, ताकि जो है जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको और ज़्यादा जो है सहायता मिल सके, वो और ज़्यादा जो है उनके जो इंटरेस्ट जो है उनके जो हित है उनकी रक्षा की जा सके। जैसे कि टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए बात करी जा सकती है, नॉलेज शेयरिंग के लिए बात की जा सकती है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंज के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए तो डेवलप्ड कंट्रीज से जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लेकर के आई जा सकती है। ब्रिक्स की बात हो रही है, ब्रिक्स के एक्सपेंशन की बात हो रही है, जिससे कि डेवलपिंग नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अगर ब्रिक्स एक्सपैंड होता है तो यहाँ पे जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ आपस में साथ में आएंगी तो उन सभी को जो है ट्रेड में और इकोनॉमिक कोऑपरेशन से जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे कदम भी उठाए हैं जिससे कि जो है यहाँ पे ग्लोबल साउथ के लिए जो इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं, जैसे कि ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जहाँ पर कि इंडिया का पर्पस है कि जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे उनको जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज शेयरिंग के लिए जो है इंडिया ने ये कदम उठाया है। इसके बाद हम देखते हैं आरोग्य मैत्री, ठीक है, आरोग्य मैत्री जितने भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया जो है वहाँ पर उनको जो है मेडिकल सप्लाईज़ भेजता है ताकि वहाँ
पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ। जितने भी जो कंट्रीज़ जो हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर जो भी दूसरी कंट्रीज़ हैं, इंडिया उनको सहायता प्रदान करता है जब भी वहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर या फिर नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ऑपरेशन दोस्त था टर्की अर्थक्वेक के बारे में, टर्की अर्थक्वेक के टाइम में इंडिया ने चलाया था। इसी तरह ऑपरेशन मैत्री था, जब नेपाल में 2015 में जो है अर्थक्वेक आया था तब इंडिया ने जो है ऑपरेशन मैत्री चलाया था। इसी तरह येमेन में ऑपरेशन राहत चलाया था इंडिया ने 2015 में, ताकि जो भी उनके जो यहाँ पे जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी मदद की जा सके। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी हिस्सा है। ब्रिक्स है, इप्सा है, G77 है। G77 में जो है 77 डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक समूह है जहां पर कि उनके हितों की बात की जाती है ताकि वहां पर विकास किया जा सके, उनको जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सके। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो डेवलपिंग नेशंस हैं, ये जो ग्लोबल साउथ है, इनके जो है यहाँ पे इनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, इनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके पास जो है फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा कमी है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो इसके लिए जो है इंडिया जो है एक वॉइस उभर के आ सकता है। इनकी जो है यहाँ पे एक, अगर इन सभी ग्लोबल साउथ को एक आवाज़ मिल जाए तो यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो पूरा वो चेंज होता हमें दिखेगा। तो इसके लिए जो है इंडिया बहुत सारे कदम उठा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है एक्टिवली जो है इनके साथ जो है डायलॉग कर सकता है, इनके साथ एक्टिवली जो है हम कह सकते हैं कि जुड़ सकता है, कोऑपरेट कर सकता है, जिससे कि जो है वहाँ पे जो पूरी जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है उसको इंडिया जो है वो बदल सकता है। इसी के साथ साथ इंडिया को जो है यहाँ पे जितनी भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी नीड के हिसाब से जो है अपनी पॉलिसीज़ को जो है डिवाइस करना चाहिए। तो यहाँ पर हर कंट्री की नीड्स अलग अलग हैं, जिसके लिए कि ज़रूरी है कि अलग अलग जो तरह से जो है यहाँ पे पॉलिसी को डिवाइस किया जाए ताकि उनकी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है यहाँ पर बहुत तरीके से जो है ग्लोबल साउथ के लिए, ग्लोबल साउथ के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है कदम उठा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो बहुत सारे जो हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाए और यहाँ पे एक्टिवली जो है यहाँ पर एंगेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि है पेपर नंबर 3 से, और क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड UAE established in local currency settlement system to promote their bilateral trade. Discuss the advantages and challenges associated with this mechanism of settling cross-border transactions. हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली की स्थापना की है। सीमा पार लेन देन को निपटाने के इस तंत्र से जुड़े फायदों और चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम या फिर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली होती क्या है। तो इसकी शुरुआत जो है वो चाइना ने की थी वर्ष 2009 में, और इसमें ये जो सिस्टम है ये अनुमति देता है दो ट्रेडिंग कंट्रीज़ को कि वो अपनी जो नेशनल करेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया और UAE की बात हो रही है तो इंडिया जो है वो रुपीज़ में और जो UAE है जो है वो दिरहम में जो है अपनी भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हैं जिस भी चीज़ के लिए, तो उसका भुगतान जो है वो अपनी नेशनल करेंसी में जो है वो कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, ठीक है, जो LCSS की जो इनके बीच में इंडिया और UAE के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जितने भी जो भुगतान होंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, या फिर अनुमति पूंजित खाता लेन देन जो है इसमें शामिल है, कि इन सारे ट्रांजैक्शन के लिए जो है इंडिया और UAE जो है अपनी लोकल करेंसी का इस्तेमाल कर सकती है। तो इसमें जो है जो एक्सपोर्टर्स और जो इम्पोर्टर्स हैं वो इनवॉइस जनरेट करेगी और उसके बाद जो है अपनी डोमेस्टिक करेंसी में ही जो है उसका पेमेंट करेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि UAE जो है वो इंडिया का जो है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। सबसे पहला US है, फिर चाइना है, लेकिन इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और अगर इंडिया और UAE के बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो वो करीब जो है $85 बिलियन का है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि करीब
जो है $85 बिलियन का जो ट्रेड हो रहा है वो किस में होगा, वो उसके लिए जो है हमें US डॉलर्स की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो है वो उसमें जो है इंडिया के रुपी और जो UAE का जो करेंसी है दिरहम, उससे ही जो है यहाँ पे लेन देन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन रुपी और UAE दिरहम को जो है यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए प्रमोट करने के लिए इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इसके जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है उसके क्या क्या लाभ हैं, एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कम लेन देन जो है लागत होगी। ठीक है, तो सॉरी ठीक है, तो कम लेन देन जो है लागत होगी, क्योंकि जब भी हम जो है डोमेस्टिक करेंसी को जब भी हम एक्सचेंज कराते हैं तो उसके लिए जो थर्ड पार्टी जो होती है वो कुछ चार्जेस जो है हमसे लेती है, वो हमसे कुछ जो है उसके लिए जो है कुछ कॉस्ट लेती है। तो यहाँ पर जो है डोमेस्टिक करेंसी को जब हम एक्सचेंज कराते हैं US डॉलर में तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इससे जो है अगर हम जो है अपनी नेशनल करेंसी में ही लेन देन करेंगे तो हमें जो है एक्सचेंज कराने की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे हमारी जो पूरी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होगी वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शन में जो समय लगता है वो समय भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, टाइम भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सचेंज कराने में जो है कभी कुछ समय भी लग जाता है, तो जिसके कारण से जो है ट्रांजैक्शन और ज़्यादा जो है कॉस्टली हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट और ट्रांजैक्शन की टाइम को कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारे जो व्यापार और आर्थिक सहयोग को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जो बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं या फिर बहुत सारे जो हैं सेक्टर्स जो है वो आगे आएंगे और यहाँ पे जो है वो अपने ट्रेड को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देने में मदद करेंगे। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो UAE जो है उसने वर्ष 2022 में, इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसके साथ CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है। तो UAE के लिए जो इंडिया के साथ जो ये जो सेपा का जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये UAE का जो है पहला जो है सेपा एग्रीमेंट उसने किसी के साथ साइन किया है, और वो जो है वो कंट्री कौन सी है, वो इंडिया है। मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज को और ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है जो एक्सचेंज रेट रिस्क है उसको भी कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमारी जो डॉलर पर जो रिलायंस है, ठीक है, हम जो डॉलर पर जो निर्भर है उसके कारण जो है हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो अगर हम डॉलर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डॉलर का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारी उस पर निर्भरता जो है वो कम है, तो यहाँ पर जो है US में क्या हो रहा है, US की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उससे हमारे को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डॉलर के पर जो निर्भरता जो है वो हमारी कम हो रही है। तो ये हमारे जो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट रिस्क जो है को जो कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इम्यूनिटी फ्रॉम सैंक्शंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो अक्सर देखा गया है कि जो डोमिनेंस इंटरनेशनल एंड फॉरेन अफेयर्स में जो है USA का रहा है, और अक्सर देखा गया है कि USA जो है किसी भी प्रकार का जो है किसी करेंसी पे या पेमेंट रिलेटेड जो है सैंक्शन लगा देता है किसी भी कंट्री पे, जैसे रशिया पे लगाया है, ईरान पर लगाया था। तो अगर हम लोग LCSS में, ठीक है, लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं तो इन सब सैंक्शन से हम लोग जो है वो पूरी तरीके से इम्यून हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इंडिया जो है अपने डिजिटल पेमेंट्स को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। फॉर एग्जांपल UAE के साथ जो है UPI को जो है UPI पेमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन की है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे इकोनॉमिक टाइज जो है उसको और ज़्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं चाइनीज़ मॉडल। जैसे कि हमने बात की थी कि ये चाइना द्वारा स्टार्ट किया गया था वर्ष 2009 में। ठीक है, तो चाइना को यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला है चाइना की इकोनॉमी में। अगर हम बात करें कि जो रेनमिनबी में जो पेमेंट होता था, ठीक है, तो वर्ष 2009 में तो रेनमिनबी में जो चाइना की जो लोकल करेंसी है उससे पेमेंट जो है वो 3.6 बिलियन पर ईयर का होता था, लेकिन अब जो है ये बढ़कर 2022 में $42.1 ट्रिलियन हो गया है। सॉरी, 42.1 ट्रिलियन रेनमिनबी जो है उसमें ट्रेड करता है चाइना।
तो यहाँ पे उसकी सक्सेस स्टोरी को देखते हुए इंडिया भी इस पथ पर आगे बढ़ सकता है और यहाँ पर जो है अपनी एक सक्सेस स्टोरी को जो है वो लिख सकता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड रेमिटेंसेस। तो निवेश और प्रेषण को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा देगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर जो डोमेस्टिक करेंसी में जो है डोमेस्टिक करेंसी को जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि डोमेस्टिक करेंसी में अगर बढ़ावा मिलेगा तो उससे जो है इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगा। लोगों का जो रेमिटेंसेस है, जो पैसा भेजते हैं दूसरी कंट्री में अपने घर वालों को, तो वो भी जो है वो उसमें भी और ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो क्रॉस बॉर्डर जो इन्वेस्टमेंट होगा उसमें जो है हमें जो है इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन रुपी एज इंटरनेशनल करेंसी। तो इंडियन जो रुपी है उसको एक इंटरनेशनल रूप से जो है चिन्हित किया जाएगा। उसका इंटरनेशनली जो है बहुत ही हायर स्टेटस होगा। तो इंडिया को जो अपनी जो करेंसी को मतलब कि रुपीज़ को इंटरनेशनलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और ये आगे आने वाले और भी ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है इनकरेज करेगा कि वो इंडिया के साथ जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम को जो है उस पर साइन करें। इसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन ऑन द डिपेंडेंस ऑफ डॉलर। ठीक है, डॉलर पर जो निर्भरता जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और ये जो हमारे जो डोमेस्टिक करेंसी जो है जो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है ग्लोबल मार्केट में, उससे भी हमारी करेंसी को कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन रुपी एंड जो यूएई का दिरहम है, विदेशी मुद्रा का जो है बाजार का जो है विकास और ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ इससे क्या होगा, इससे जो एक लिक्विडिटी जो है इंडियन रुपी की और यूएई दिरहम की वो और ज़्यादा बेहतर होगी और इसी के साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है वो भी और ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं अगर हम इस पूरे सेटलमेंट सिस्टम को अपनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कि लेस शेयर ऑफ रुपी इन द इंटरनेशनल मार्केट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की हिस्सेदारी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम है। अगर हम यही बात करें डॉलर की, तो डॉलर की हिस्सेदारी कितनी है इंटरनेशनल में, 60% है और यूरो की जो है वो 20% है। और तो जो इंडिया का जो शेयर है, ठीक है, बाकी जो 20% में जो है बाकी सभी करेंसी का है, तो इंडिया का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो शेयर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर क्या और जो कंट्रीज़ जो है वो इनकरेज होंगी इंडिया के साथ लोकल करेंसी सिस्टम को पे साइन करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेड इम्बैलेंस, व्यापार असंतुलन भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यूएई के साथ ही बात करें, ठीक है, तो यूएई के साथ जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएई के साथ इंडिया का जो है ट्रेड इम्बैलेंस है। मतलब कि यहाँ से हम लोग जो है इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट जो है वो हम लोग कम करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम इंडियन करेंसी जो है ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं। ठीक है, उसके पेमेंट करेंगे तो हम इंडियन करेंसी ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी जो करेंसी जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो वैल्यू जो है वो कम हो सकती है। अगर ट्रेड सरप्लस होता है तो जितनी भी जो रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है, उसको तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तो हम लोग फर्दर जो है वहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बचे हुए पैसे को। लेकिन अगर ट्रेड डेफिसिट अगर यहाँ पर है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कम सामान भेज रहे हैं और वहाँ से ज़्यादा सामान आ रहा है, तो ये इंडिया के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके यूज़ को इनकरेज करना जो है एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारे सेक्टर्स हैं जो रियल सेक्टर्स हैं, उनको इसको अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना, उनको इंसेंटिवाइज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि बहुत सारे आज भी एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स जो हैं वो अभी भी जो है लोकल करेंसी में जो है सेटलमेंट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज डिमांड तो डॉलर की ही होती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो है डॉलर का ही दबदबा है। तो जिसको अडॉप्ट करना भी, इसको जो है लोगों को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करना भी एक बहुत बड़ा जो है एक समस्या बनी हुई है। तत्परता में असमानता, ठीक है, डिस्पैरिटीज इन रेडीनेस। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी भी हैं
जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन में जो है वो चेंज नहीं करना चाहती हैं और लोकल करेंसीज में जो है वो सेटलमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो कंट्रीज़ की जो रेडीनेस है, उनकी जो तत्परता है, अगर जब तक वही नहीं होगी तब तक ये जो लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है वो जो है वो असफल जो है वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं स्थानीय मुद्राओं की जो है तरलता। ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ लोकल करेंसी, ये भी अपने आप में एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि जो लिक्विडिटी डॉलर की है, यूरो की है इंटरनेशनल मार्केट में, वो एईडी या फिर आईएनआर की जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो तरलता है, लिक्विडिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट में, उस पर वो भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है कि अगर हम कहीं और किसी कंट्रीज़ के साथ अगर हमें ट्रांजैक्ट करना हो और हमें अगर उसको जो है एक्सचेंज कराना हो, तो उसकी लिक्विडिटी जो है हमें बहुत ही ज़्यादा बेहतर नहीं मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट है। अगर आईएनआर और एईडी में, ठीक है, आईएनआर है और एईडी के एक्सचेंज रेट में जो है यहाँ तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, तो ये दोनों कंट्री के लिए ही बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कि अगर हम इसको ठीक से मैनेज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी दो कंट्री बायलैटरल ट्रेड में आती हैं तो उनके जो बीच का जो विश्वास है, उनका डायलॉग है, कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो इसके मैनेजमेंट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया जो है, ठीक है, अगर इंडिया जो है अगले 4 साल में 25 टू 30 कंट्रीज़ के साथ अगर LCSS का जो एग्रीमेंट जो है वो साइन करती है, तो हम जो है नेक्स्ट कुछ सालों में ही, नेक्स्ट अगले 4 सालों में ही $1 ट्रिलियन को जो है टच कर जाएंगे, जो कि अभी कितनी है, $420 बिलियन की है। तो यहाँ पर जो है इंडिया जो है इसको अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि जिम्बाब्वे है, जिबूती है, इथियोपिया है, सूडान है, नाइजीरिया है, तंजानिया है। ये सभी कंट्रीज़ जो हैं ये आगे आई हैं और इंडिया के साथ जो है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम में जो है वो आने को तैयार हैं। तो यहाँ पर जो इंडियन रुपी जो है वो और ज़्यादा जो है इंटरनेशनलाइज हो रही है। इसी तरह अगर हम जो है 25 से 30 कंट्री को अगले 4 साल में जो है अगर हम LCSS सिस्टम के अंदर ले आते हैं, तो हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है पेपर नंबर 4 से, और क्वेश्चन है व्हाट इज मॉरल करेज, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन सिविल सर्विसेज। नैतिक साहस क्या है, सिविल सेवाओं में इसके महत्व पर चर्चा करें। तो यहाँ हम बात करेंगे नैतिक साहस या फिर मोरल करेज होता क्या है। तो कई बार जो है सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत ही विपरीत स्थिति में होते हैं, बहुत सारे ऑपोजिशंस होते हैं, बहुत सारा उन पे प्रेशर होता है, लेकिन उस स्थिति में भी अपने सिद्धांतों के साथ, अपने मूल्यों के साथ खड़े रहना ही जो है वो मॉरल करेज या नैतिक साहस कहलाता है। अगर नेल्सन मंडेला के शब्दों में कहें तो नैतिक साहस भय का अभाव नहीं बल्कि उस पर विजय है। ठीक है, जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो कई बार जो है बहुत सारे जो है फियर जो है, हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लेकिन उस डर से जो है हमें विचलित नहीं होना है, उससे हमें जो है डिस्करेज नहीं होना है, जबकि हमें उस भय के ऊपर जो है अपनी जो है विजय को हासिल करना है। ठीक है, तो यही जो है ये नैतिक साहस होता है। तो नैतिक साहस जो होता है ये हमें एनकरेज करता है कि हम कोई भी अपने जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है हम कोई भी जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे जितने भी जो कई बार हमें पता होता है कि जो भी हम कार्य करने वाले हैं, हो सकता है उसका बहुत ही ज़्यादा एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम समझे तो अगर सपोज करिए किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी को पकड़ा है, ठीक है, किसी कल्प्रिट को पकड़ा है और उसका जो है कोई पॉलिटिकल कनेक्शन निकल आता है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है पुलिस ऑफिसर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो सिविल सर्वेंट है, अगर वो जानते बुझते हुए कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, वो अपने मूल्यों सिद्धांतों पर खड़ा रहता है, तो यही क्या है, यही है मॉरल करेज। ठीक है,
तो अपने नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जो है वो अपना कार्य करना उस ही जो है वो नैतिक साहस है। इसके बाद हम देखते हैं इसके लिए जो है शारीरिक साहस की भी कई बार जो है आवश्यकता पड़ती है। हालांकि जो शारीरिक साहस और जो मॉरल करेज जो है ये बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि मॉरल करेज जो होता है ये साइकोलॉजिकल होता है, फिजिकल जो करेज जो होता है वो हमारे बॉडीली होता है, ठीक है, कि जब हमारे में अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन ठीक है, कभी कभी जो है इसके लिए जो है जो है फिजिकल करेज भी चाहिए होती है। जब हमें पता है कि जो इसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, ये जो है ये जो हमारे जो एक्शंस है इससे किसी में जो पनिशमेंट हमें मिल सकती है, या फिर हमारे लिए कोई भी जो है हमारे बॉडीली थ्रेट हो सकता है, तो उस केस में अगर हम कोई भी एक्शन लेते हैं जानते हुए, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें फिजिकल करेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए जो मॉरल करेज के साथ साथ। तो यहाँ पर जो है इसका अर्थ है कि जितनी भी जो कोई भी सिचुएशन हो, सभी परिस्थितियों में जो है हम कार्य को अपना सही से करेंगे, हम अपने जो है मूल्यों, सिद्धांतों को, बिलीफ को जो है सबसे ऊपर रखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग जब हम कार्य करते हैं तो वो होता है हमारा मॉरल करेज। तो ये क्यों ज़रूरी है आखिर जो है सिविल सर्विसेज में? तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है कॉन्फिडेंस इन पब्लिक। जनता में हम जो है विश्वास बहुत ज़्यादा बनता है सरकार के प्रति, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर जो है कोई भी जो लीडर है, कोई भी अगर सिविल सर्वेंट है, तो अगर वो मॉरल और एथिकल मैनर में अपना सारा कार्य करेगा, वो सारे एक्शन लेगा कि जिससे कि जो हमारी जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा बेहतर हो उनका, ठीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए अगर कोई भी एक्शन लेता है तो उससे जो है लोगों का विश्वास और ज़्यादा जो है उस सिविल सर्वेंट पे, सरकार पे और ज़्यादा जो है बेहतर होगा, कि क्योंकि उनको लगेगा कि ये हमारे लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो इससे जो है वो सिविल सर्वेंट्स को या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको फॉलो करने के इच्छुक होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अधीनस्थों का भरोसा। जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके भरोसे के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो है हमारे अंदर जो है वो मॉरल करेज हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कई बार जो है अपने वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स के लिए ही जो है हमें उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि जितने भी जो अधीनस्थ होते हैं, जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उसी लीडर को ट्रस्ट करेंगे जिसमें इतना करेज हो कि वो अपने बिलीफ, अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा हो सके, अपने बिलीफ, अपने प्रिंसिपल्स के लिए जो है आवाज़ उठा सके। जब वो देखे कि कोई कार्य गलत हो रहा है तो वो आवाज़ उठा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि जो जितने भी जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको पता है कि जो भी उनके जो सीनियर जो हैं, वो जो भी उनको जो कोई भी अगर कोई भी कार्य करने को कह रहे हैं या फिर कोई भी हम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वो पूरे अपने जो है ईमानदारी से देंगे, उनमें उसमें जो है वो जो भी डायरेक्टिव दे रहे हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, ठीक है। तभी जो है जो सबऑर्डिनेट्स की जो लॉयल्टी जो है, सबऑर्डिनेट का जो भरोसा है वो जो है वो हम लोग जीत सकते हैं। इसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अक्सर देखा गया है कि जो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको कई बार जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं और वहाँ उनको जो है डिसीजन लेना होता है। तो वहाँ पे ज़रूरी है कि वो अपने एथिकल और जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके साथ जो है वो खड़े रहें, और जितने भी जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो है वो काम करें, ठीक है। कई बार होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कभी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, तो उसके अगेंस्ट जाके जो भी उनके प्रोफेशनल एथिक्स है उसको जो है मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाई मॉरल स्टैंडर्ड, उच्च नैतिक मानक है ये, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो जो है रियलिटीज़ को फेस कर रहे हैं। कई बार होता है कि जो है हम लोग रियलिटीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो है एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड है जो कि हमें शक्ति देता है कि हम लोग जो है रियलिटी को जो है फेस कर सकें। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको उस पर भरोसा नहीं करता जिसके पास बहुत अच्छी जो है जॉब की नॉलेज हो या फिर वो ऑनेस्ट हो, ठीक है। तो उसकी हम लोग उतनी ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जितनी उसकी करेंगे कि जो कि अपने वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के साथ खड़ा हो सके, क्योंकि बातें तो सब कोई कर सकता है लेकिन अपने वैल्यूज़ और बिलीफ के साथ हर सिचुएशन में, हर विपरीत स्थिति में, हर किसी भी कंडीशन में खड़े रहना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है
है कि वो जो है रियलिटीज़ को फेस करें। तो ये एक उच्च स्टैंडर्ड है, एक उच्च नैतिक मानक है। इसके बाद वेलफेयर ऑफ द पीपल, प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मॉरल करेज होना। ठीक है, यहाँ पे जो है जो वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है जो लोगों का कल्याण है, सोसाइटी का कल्याण है, यही सिविल सर्वेंट्स की जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए। किसी भी जो है पॉलिटिकल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर में आके कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कई बार होता है कि हम अपने ही इंटरेस्ट से जो है हम लोग अपने ही इंटरेस्ट को से जो है यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के लिए काम करने लगते हैं। तो यहाँ पे अपने इंटरेस्ट से ऊपर जो है लोगों का इंटरेस्ट रखना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो है मॉरल करेज जो है ये सिविल सर्वेंट्स में जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो है सिविल सर्वेंट्स को ये बताता है कि जो है उनको जो है यहाँ पे लोगों के लिए कार्य करना है, और उनको जो है सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए अपने वैल्यूज़, अपने बिलीव्स के साथ जो है खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो वेरी मच।